जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दादाजी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार दादाजी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। कम शब्दों में आपने बहुत बेहतर समझाया हम लोगों को। एक्चुअली इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग पिछले अध्याय में हम लोग कर चुके थे और सभी अपने-अपने विचार रखे थे कि किस तरह से समाज को बेहतर दिशा दी जा सके पौध के माध्यम से और पौध की उपयोगिता क्या है। तो चूँकि पिछले क्लास में आप उपस्थित नहीं थे इसलिए मैंने विचार किया कि शायद पहले आपको अपने विचार रखने का अवसर दिया जाए। तो आपने जो भी कहा बहुत अच्छा कहा और कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं बहुत प्रभावित हुआ आपके बातों से कि अब तक मैं जितने भी सामाजिक शास्त्र आए हैं या आपने जितने भी फ़िलॉसफ़ी की बात कही, चाहे कम्युनिज़्म की बात हो या फिर कैपिटलिज़्म की बात हो या सोशलिज़्म हो या फ्यूडलिज़्म हो और भी बहुत सारे इज़्म हैं। तो ये एक सपना तो दिखाते हैं हमें, एक यूटोपियन सोसाइटी की धारणा लेकर सामने तो आते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा जाए, तो हमें वो मिल नहीं पाता जो कि हम लोगों को सपना दिखाया जाए जो कि हम लोगों को बताया जाता है। और व्यावहारिक एस्पेक्ट ना होने की वजह से ये फ़ेल कर जाता है और फिर बाद में हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और आज भी मैं देखता हूँ कई लोगों की ये धारणा है का मानना है कि प्राउड भी एक तरह से यूटोपियन सोसाइटी ही क्रिएट कर रही है। वास्तविकता से इसका लेना-देना नहीं है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये व्यावहारिक कितना होगा, ये कह पाना मुश्किल है। जैसे कम्युनिज़्म की बात कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, सबों को एक समान रखा जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो कार्ल मार्क्स लेकर के आए थे अपना सिद्धांत और आज जो कम्युनिज़्म देख रहे हैं वो बहुत दूर निकल चुका है। अपने जो आइडियाज़ थे, अपने जो आदर्श थे उससे बहुत आगे निकल चुका है और जो लास्ट में जो माओ आए थे, उनके उससे प्रेरित होकर के जो माओवाद का जन्म हुआ, वो तो एक तरह से विकृत रूप है कम्युनिज़्म का। और जो कैपिटलिज़्म में जो एडम स्मिथ लेकर के आए थे फ्री मार्केट का कांसेप्ट, वो आज कहाँ रहा? अब शोषण का एक माध्यम बन चुका है वो फ्री मार्केट। मोनोपोली के कारण आज जो रिसेशन इतने आते हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ्री मार्केट ही रहा है, जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट को भी उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जबकि उन्होंने जो पॉलिसी दी थी, उसके हिसाब से गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए। और ये सब सिर्फ़ इसलिए हो पाया है क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं था। एक यूटोपियन सोसाइटी की उन्होंने कल्पना की थी क्योंकि वो एक फिलॉसफर थे। उन्होंने पूरी दुनिया को तो नहीं देखा। वही जब श्री श्यानंद मूर्ति जी, प्रभात रंजन सरकार जब आए, तो उन्होंने जो कुछ भी दिया, वो बहुत व्यावहारिक दिया है। ऐसा लगा जैसे कि हर व्यक्ति के अंदर घुस करके चीज़ों को समझने का प्रयास किए हों। हर तथ्य को समझने का प्रयास किया हूँ और व्यावहारिक मूल्य के आधार पर उन्होंने देश काल पात्र का ध्यान रखते हुए उन्होंने जो ये प्राउड का सिद्धांत दिया। तो इसमें जो भी कुछ भी कहा आपने बिल्कुल सही कहा और अच्छे से आपने समझाने का प्रयास किया। और प्राउड की जो कुछ-कुछ विशेषताएँ हैं जो आपने चर्चा की, युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनाम सर्वेषां विधेयम्, मतलब कि किसी युग की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो सबको प्राप्त होनी चाहिए। और उसके बाद जो है अतिरिक्त प्रदातव्यम गुणानुपातेन, मतलब कि मिनिमम रिक्वायरमेंट के बाद जो सरप्लस रिसोर्स बच जाता है, जो अमाउंट बच जाता है, उसे हम गुणों के आधार पर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट एंड मैक्सिमम एनिमिटीज़ की बात की जा रही है और रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। इससे और फिर उसके बाद आदेशेन विना सर्वनिम्न मानवमर्दनम समाज जीव लक्षणम, मतलब कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लोगों की, वो वहीं तक सीमित नहीं रहना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का भी प्रयास करना है। हमेशा प्रयास करना है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट वो बढ़ता जाए, मतलब लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। इसके लिए हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद
समाज आदेशेन बिना धन संचय कर्तव्य, कोई भी अपरिग्रह का उल्लंघन नहीं करेगा, कोई भी धन का संचय नहीं कर सकता। अगर धन का संचय भी कर रहा है, तो विदाउट परमिशन नहीं कर सकता है वो। उसके बाद स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरम उपयोगः प्रकर्तव्य विचार समर्थम बंधिनंच, मतलब कि स्थूल सूक्ष्म और कारण जो रिसोर्सेज हैं, उसका जो है विवेकपूर्ण वितरण होगा, और उसका क्या होगा कि उपयोग जो होगा वो मैक्सिमम किया जा सकेगा। व्यष्टि समष्टि सरिन्मान साध्यात्मिकाम संभावनाम चरमोपयोगश्च, तो व्यक्ति की जो संभावनाएं हैं, जो भौतिक जीवन में हो, जो मानसिक जीवन में हो, जो आध्यात्मिक जीवन हो, उसका ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कर पाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, देश काल पात्र है उपयोगा परिवर्तन तेते प्रगतिशीला भयो का जो कंसेप्ट है, मतलब कि उसमें दिन प्रतिदिन उसका उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना है, और देश काल पात्र का भी ख्याल रखना है। सुप्रा मंडेन रिसोर्स हो या मंडेन हो या स्पिरिचुअल रिसोर्सेज हो, उसका हम किस तरीके से उपयोग कर पाए, ताकि हम बेहतर बना सके अपने जीवन को। और साथ ही साथ इसमें सामंजस्य की भी बात की गई है, जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, कि किस तरह से हम तीनों रिसोर्सेज में सामंजस्य बना करके रखें। ये बहुत बड़ी चीज है, ये इसकी स्पेशलिटीज है प्राउड की। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कम्युनिज्म के ऊपर में किस तरह से कम्युनिज्म आया, किस तरह से कम्युनिज्म, जी, कम्युनिज्म मतलब वो साम्यवाद की हम लोगों ने चर्चा की थी, कि किस तरह से कम्युनिज्म आया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पर हम लोगों ने विचार किया। और शॉर्ट में हम यूं कहें कि एक बार चर्चा करना जरूरी है इस पर, कि उसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, वो बस यही रहा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात तो कर रही है वो, एक यूरोपियन सोसाइटी की बात तो कर रही है, लेकिन वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, कि सभी मेहनत तो करेंगे, काम तो करेंगे, लेकिन सब जो रिसोर्सेज है, जो उत्पादन होगा, उसका समान रूप से वितरण किया जाएगा। चाहे वो एक इंजीनियर ही क्यों ना हो, एक लेबर ही क्यों ना हो, चाहे एक एडमिनिस्ट्रेटर ही क्यों ना हो, सबकी आवश्यकता पूर्ति की जाएगी, रिसोर्सेज का समान रूप से वितरण किया जाएगा। जिसका नतीजा ये हुआ कि जो ज्यादा मेहनती थे वो मेहनत करना छोड़ दिए, तो उन्हें भी लगा कि जो मेहनत नहीं कर रहा, जो काम नहीं कर रहा, उसे भी रिसोर्स उतना ही मिल रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए, उसे भी उतना ही उतना ही उपभोग करने का सामान मिल रहा है जितना मुझे मिल रहा है, तो फिर क्या जरूरत है उतना मेहनत करने का। धीरे धीरे जो है ये मानसिक रूप से लोग क्षुब्ध होते चले गए, और मेहनत करने का प्रयास जो था वो धीरे-धीरे खत्म होता चला गया, खत्म होते चला, गिरावट आने लगी, और धीरे-धीरे लोग आलसी और काम के प्रति निष्क्रिय होते चले गए। और साथ ही साथ ये जो फिलॉसफी था वो एक नो डाउट एक मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी ही था। नमस्कार जी। नमस्कार। चलिए, आप ही की आवश्यकता थी। अब आप आ गए हैं तो इतिहास को और भी अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी जी, आपके ज्ञान का उपयोग किया जाएगा। तो बारीकी से अगर अध्ययन किया जाए, तो हम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कैपिटलिज्म जो है एक सेल्फ सेंटर्ड थ्योरी है, और कम्युनिज्म एक मेटा सेंटर्ड थ्योरी है, और प्राउथ एक गॉड सेंटर्ड थ्योरी है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसके सेंटर में भिन्नता है। कैपिटलिज्म बना ही है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही होता है सेल्फ सेंटर। जो जितना मेहनत करेगा, जो अपनी चालाकी से, चतुराई से, अपनी क्वालिटी से जितना बटोर सके, वह उसकी अपनी संपत्ति हो गई। मैंने जितना मेहनत करके पा लिया वो मेरा हो गया। तो यहाँ प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, और मेरा हो गया, अब उसका उपभोग मैं करूंगा। और यहाँ कम्युनिज्म की बात की जाए, तो यहाँ पर जो है इक्वलिटी की बात करते हैं, और फोकस करते हैं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर, कि सबसे पहले यहाँ यहाँ कम्युनिज्म में क्या होता है, एक एक लेबर के बारे में फोकस किया जाता है, एक एक व्यक्ति के बारे में, कि उसे मिनिमम रिक्वायरमेंट मिलनी चाहिए, सिर्फ भौतिक स्तर पर। मानसिक स्तर की कोई वहां पर बात ही नहीं की जाती, स्पिरिचुअल लेवल की कोई बात ही नहीं की जाती। कैपिटलिज्म में क्या है कि वहां मानसिक स्तर पर थोड़ी सी स्वतंत्रता है आपके पास, एक कंपटीशन है, तो वहां क्रिएटिविटी के माध्यम से आप आगे निकल सकते हैं।
इनोवेशन के माध्यम से आप आगे निकल सकते हैं। तो ये प्रमोट करता है कहीं न कहीं कि आप इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को आप सामने लेकर के आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, अपने लाइफ़ को बेहतर बना सकें और आप लोगों से आगे निकल सकें। एक तरह से वो सपना दिखाता है कि जो ऊपर में लोग बैठे हैं, एक दिन आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं अपने मेहनत की वजह से। लेकिन यहाँ कम्युनिज़्म में क्या है कि ये आपके पास स्वतंत्रता नहीं है। आप बन चुके हैं, आप इक्वल हैं, आप लेबर भी हैं और अगर कोई इंजीनियर भी हैं, तो आपको समान दृष्टि से ही देखा जाएगा। आपके पास कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है, आपको वहीं से में काम करना है और आपको जो बेनिफिट मिलेगा, जो रिज़ल्ट मिलेगा, बस वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। तो यही एक ड्रॉबैक रहा और तीसरा जो प्राउड में है गॉड सेंटर्ड थ्योरी। जब गॉड सेंटर्ड थ्योरी है, तो हम मानते हैं कि सब कुछ परमात्मा ने बनाया, भगवान ने बनाया, कण-कण में परमात्मा है। तो अब परमात्मा ने सब कुछ बनाया है, तो हम अपने बारे में तो सोचेंगे ही, साथ ही साथ दूसरों को भी बारे में सोचेंगे क्योंकि दूसरे में भी तो ब्रह्म है, दूसरों में भी तो परमात्मा है। तो हम आस्ते जो यम है उसका हम पालन करेंगे। हम दूसरे की संपत्ति को हड़प नहीं सकते। अगर कोई भूखा है, तो हम इस बात को समझेंगे कि आज जो मुझे रिसोर्सेज़ मिली है, आज जो मुझे क्वालिटी परमात्मा ने दी है, वो मेरे लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि इस समाज का कल्याण हो सके। आज मेरे पास जो भी संपदा है, संपत्ति है, वो मेरा नहीं है, वो परमात्मा का दिया हुआ है और मुझे बनाया गया है सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐज़ ए मैनेजर कि मैं उसका मैनेजमेंट कर सकूँ, उसका संरक्षण कर सकूँ। उपभोग करने के लिए मुझे परमात्मा ने नियुक्त नहीं किया है। मुझे उपयोग यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो जो रिसोर्सेज़ मुझे मिला है, उसको उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। तो वहाँ वो अपरिग्रह यम का विरोध नहीं करता है, उसका उल्लंघन नहीं करता है, आस्ते का उल्लंघन नहीं करता है। जहाँ हम समझ रहे हैं कि गॉड सेंटर्ड थ्योरी है, तो हम ईश्वर जो हमारी मानसिक आभोग हैं, उसको पूरा करने के लिए हम केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं झाँकते हैं, हम परमात्मा की ओर भी देखते हैं। हमें एहसास होता है कि जो सुख है, जिसे हम इस भौतिक जगत में तलाश रहे हैं, वास्तव में वहाँ पर है ही नहीं। जो आनंद हम तलाश रहे हैं वहाँ है ही नहीं। तो उसे हम तलाशने के लिए हम स्पिरिचुअल लेवल में आते हैं। स्पिरिचुअल लेवल में आते हैं, प्रयास करते हैं और जब हमें वो खुराक मिलने लगती है, वो आनंद मिलने लगता है, तो हम संतुष्ट होने लगते हैं। फिर हम केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। उसके बाद हमें जब मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, तो फिर हम अपने दायित्व और कर्तव्यों के लिए ही वर्क करते हैं और वो भी नैतिकता के साथ। और जब ऐसा हर व्यक्ति करने लगा तो नो डाउट वो यूटोपियन सोसाइटी जो लोग कहते हैं प्राउड के बारे में, नो डाउट वो एक ना एक दिन फलित होकर के रहेगा। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। हाँ, स्वतः ये आ जाएगा, हमें करने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगी, हमें संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि एक गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी है और लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि आपका जीवन केवल भौतिक नहीं है। भौतिक सुख साधनों को आप जो बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। एक ऐसे रेस में शामिल हो रहे हैं, एक गधे की ऐसी रेस है जिसमें सबसे आगे निकलने वाला भी गधा ही कहलाता है। तो इस रेस में शामिल नहीं होना है हमें। हमें समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य का जीवन ट्राइफेरियस है। हमें आध्यात्मिक जीवन में भी बेहतर बनने का प्रयास करना है, क्योंकि वहीं पर हमारे मानसिक आभोग की संतुष्टि हो सकती है और कहीं नहीं। तो ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इसलिए भी है क्योंकि बाबा ने केवल ये यूटोपियन सोसाइटी जिसे लोग कहते हैं, ये सोसाइटी की केवल स्ट्रक्चर ही उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने बताया भी है कि कैसे ये वर्क करेगा। किस प्रोसेस में इसे करना चाहिए और कैसे लोगों के अंदर ये इच्छा आएगी। तो जिस तरह से सबके मध्य में जैसे कैपिटलिज़्म की बात करें तो एक पूंजीवाद ही उसके सेंटर में होता है, वही सब कुछ कंट्रोल करता है। और अगर कम्युनिज़्म की बात की जाए, तो वहाँ पर एक गवर्निंग बॉडी होती है या फिर एक मोनोपोली होती है, एक खास पर्टिकुलर कमिटी की या एक व्यक्ति की और वही सब कुछ को कंट्रोल करते हैं, सब कुछ को नियंत्रण करते हैं। जी। हाँ। हाँ, वही गवर्नमेंट बॉडी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने किसी कार्ल मार्क्स ने गवर्नमेंट की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि पब्लिक की प्रॉपर्टी है ये, पूरी पब्लिक उसके नियंत्रण में रखेगी। बाद में ये कार्ल मार्क्स के बाद जब लेनिन आए थे तो उन्होंने गवर्नमेंट बॉडी को बीच में ला कर के रख दिया था, स्टेट को बीच में ला कर रख दिया था। और उसी चीज़ को आज भी फॉलो कर रहे हैं लोग। हाँ, स्टेट कैपिटलिज़्म। हाँ, वास्तविकता में आज कम्युनिज़्म है ही नहीं, आज एक स्टेट कैपिटलिज़्म बन के रह गया है। जी, तो
जी। जी, स्टेट कैपिटलिज़्म इसलिए है दादा क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था उसके हिसाब से गवर्निंग बॉडी कभी भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, बीच में नहीं आएगी। वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक निर्धारित करेगी कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सॉरी पैसे की तो बात ही नहीं होती। रिसोर्सेज़ जो आ रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो प्रोडक्टिविटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। बाद में जब लेनिन आए ना